अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन का देखेंगे। क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं, और उस एल्गोरिदम में से एक जो है डिसीजन ट्री, वो क्लास में हमने कर लिया। और आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि स्पोर्ट वेक्टर मशीन जो कि SVM क्लासिफायर है, वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग अ गिवन सेट ऑफ डेटा इनटू क्लासेस। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है और वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, मिक्स्ड होता है। हम उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स। तो क्लासेस हमारे पास एक भी दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक तो होगी नहीं, क्योंकि अगर एक है तो हमें उसको क्लासीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वो या दो होंगी या दो से ज़्यादा होंगी। तो जब वो दो से ज़्यादा होती हैं तो हम हर एट्रीब्यूट को, हर फीचर को एनालाइज करते हैं और फिर उन फीचर की करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं कि कौन सी क्लास, कौन सा फीचर किस क्लास से बिलोंग करता है। It can be performed on both structured and unstructured data. हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड में ये है कि वो एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है, सेम मतलब जो उसका लेआउट है वो उसमें पड़ा है। और अनस्ट्रक्चर्ड में हमारे पास ये होगा कि मिक्स फॉर्म में पड़ा है वो। आधा डेटा स्टार्ट में है, आधा एंड पे है, आधा फिर आपके पास सेंटर में है। स्ट्रक्चर में ये होगा कि पहली क्लास का डेटा आ गया, फिर दूसरी क्लास का, फिर तीसरी क्लास का। आप जस्ट बाउंड्रीज ड्रा करते हैं। द प्रोसेस स्टार्ट्स बाय प्रिडिक्टिंग द क्लास ऑफ गिवन पॉइंट्स। हम जो भी हमारे पास गिवन पॉइंट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, हम उनकी क्लासेस को प्रिडिक्ट करते हैं। द क्लासेस आर ऑफन कॉल्ड टारगेट क्लास, लेबल और कैटेगरी। और जो हमारे पास क्लासेस होती हैं, जो हमारे पास फाइनल आउटपुट होगी, उसको हम क्लास भी कह देते हैं, लेबल भी कह देते हैं, कैटेगरी भी कह देते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास अगर डेटा हो जिसमें से हमने हार्ट डिजीज को क्लासिफाई करना है, तो हमारे पास इनपुट डेटा होगा, इमेजेस के फॉर्म में होगा, जिसमें दो तरह की इमेजेस होंगी, एक हेल्दी हार्ट्स की और दूसरा इन्फेक्टेड हार्ट्स की। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे, इनपुट डेटा देंगे क्लासिफायर को ट्रेन होने के लिए। क्लासिफायर जब हमारा उस डेटा के ऊपर ट्रेन हो जाएगा तो क्लासिफायर को पता चल जाएगा कि नॉर्मल हार्ट कैसा होता है, इन्फेक्टेड हार्ट कैसा होता है। ठीक है, फिर हम उस ट्रेंड क्लासिफायर को यूज करेंगे डिसीजन ड्रॉ करने के लिए। अब डिसीजन ड्रॉ कैसे होगा? हम ट्रेंड क्लासिफायर को कोई भी इनपुट देंगे, इनपुट इमेज देंगे, वो उसके अगेंस्ट हमें जो जिन क्लासेस पे उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है, हेल्दी और इन्फेक्टेड, तो वो उनमें से उस इमेज को बताएगा कि ये हेल्दी है या ये इन्फेक्टेड है। फिर हम क्लासिफायर के आउटपुट के बेस पे उसको इवेलुएट भी कर सकते हैं कि इसने सही बताया है, गलत बताया है। फिर हम उसको बंच ऑफ डेटा दे देंगे, 10 इमेजेस, 20 इमेजेस। फिर हम उसके ऊपर उसकी एक्यूरेसी को देखेंगे कि ये कितने परसेंट ठीक बता रहा है, कितने परसेंट गलत बता रहा है। F1 स्कोर होता है, मेजर होती है, प्रिसीजन, रिकॉल और डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स हम यूज़ करके किसी भी क्लासीफायर की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि हम उसको बेसिकली इनपुट डेटा देंगे जिसमें हेल्दी और नॉन हेल्दी दोनों इमेजेस होंगी, हेल्दी और डिजीज्ड इमेजेस होंगी। फिर हम उस क्लासिफायर को इनपुट इमेज दे के देखेंगे कि वो किस तरह का डिसीजन लेता है, वो सही डिसीजन लेता है या नहीं लेता। तो ये बेसिक कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन का। What is a classifier? Classifier is an algorithm that is used to map the input data onto specific label. हमारे पास क्लासिफायर एक एल्गोरिदम होगा, वो डेटा को डिफरेंट तरह से ट्रीट करके अपने फाइनल डिसीजन, फाइनल लेबल, फाइनल कैटेगरी की तरफ जाएगा। क्लासिफिकेशन मॉडल predicts the class of whole data by forwarding
data one by one to the classifier and draw a conclusion for the whole data. अब क्लासिफिकेशन मॉडल क्या है? क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होगा? क्लासिफिकेशन मॉडल में हम अपने क्लासिफायर को वन बाय वन पूरे डेटा की इमेजेस देंगे और वो उनकी बेस पे हमें बताएगा कि रिजल्ट्स क्या हैं, और एट द एंड हम पूरे डेटा को क्लासिफाई कर सकेंगे through that classifier. So classification model is a whole process in which we forward an image one by one to our classifier, and our classifier performs some calculations, do some analysis, and draw a conclusion for the whole data. What is a feature? Feature is an individual property which can be measured for any image. अब features different तरह के हैं. हम कलर फीचर्स ले सकते हैं, स्ट्रक्चर फीचर ले सकते हैं, ज्योमेट्रिक फीचर्स ले सकते हैं, हम इसी तरह से शेप फीचर्स ले सकते हैं. तो हम किसी भी तरह का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इमेज को किस तरह से रीड करवाते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं. तो ये आपके ऊपर है. लेकिन फीचर है क्या? इट इज़ एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड फॉर एनी इमेज. अब इसको किसी भी तरह से मेजर कर सकते हैं. आप कोई भी फार्मूला लगा के मेजर कर लें, आप किसी भी तरह का डिसीजन ले लें, आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इट्स अप टू यू. दो तरह के हमारे पास मेनली फीचर्स होते हैं, लोकल फीचर्स एंड ग्लोबल फीचर्स. इसको हम लेटर ऑन दिस इन दिस कोर्स पढ़ेंगे कि लोकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लोबल फीचर्स क्या हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं. देन देयर इज़ अ बाइनरी क्लासिफिकेशन. नाम से ही जाहिर है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होगी, जहाँ पे हमारे पास पॉसिबल टू आउटकम्स होंगे. हमारे पास दो क्लासेस होंगी, या हेल्दी है, नॉन हेल्दी है, दैट्स इट. आपने जस्ट बताना है कि हेल्दी है या नॉन हेल्दी है, ये चीज़ इससे बिलोंग करती है या नहीं करती, ये चीज़ है या नहीं है. तो आपके पास जस्ट ट्रू और फॉल्स के केस में ट्रू और फॉल्स के सिनेरियोज होंगे. और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या है, जहाँ पे आपके पास मोर देन टू क्लासेस होंगी. इस अच्छा, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमारे पास मोर देन टू क्लासेस होंगी, और इसमें एक बेसिक रूल ये है और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि हर सैंपल जो है वो एक क्लास से बिलोंग कर रहा होगा. ऐसा नहीं है कि आपके पास दो डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट आ जाएं और वो सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है. हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में एक जो सैंपल होगा वो एट अ टाइम वन एंड ओनली वन क्लास से बिलोंग कर रहा होगा. और मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है, जहाँ पे दो से ज़्यादा क्लासेस की क्लासिफिकेशन होगी, लेकिन इसमें जो सैंपल है, एक सैंपल है, वो मोर देन वन क्लास को असाइन हो सकता है, वो मोर देन वन क्लास से बिलोंग कर सकते हैं. देन इनिशियलाइज में हम अपने क्लासीफायर की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और उसको इनपुट डेटा प्रोवाइड करते हैं. ट्रेनिंग में आपके पास क्या होता है, हमारा जो क्लासीफायर है वो इनपुट डेटा के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होती हैं, उनको लर्न करना स्टार्ट कर देता है. प्रिडिक्शन में क्या होता है, हमारे क्लासीफायर को हम अनलेबल्ड डेटा देते हैं, टेस्टिंग डेटा देते हैं, जिसकी बेस पे वो कोई डिसीजन लेता है. और इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, अपने क्लासीफायर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि ये कितने परसेंट ठीक बता रहा है, कितने परसेंट गलत बता रहा है, और इसके डिफरेंट मेजर्स हैं. देन हमारे पास दो तरह के लर्नर्स हैं, लेजी लर्नर एंड ईगर लर्नर. लेजी लर्नर में ये होता है कि स्टार्ट्स द ट्रेनिंग डेटा एंड वेट अंटिल द टेस्ट डेटा इज अपेयर. अब हमने ट्रेनिंग डेटा उसको दे दिया, अब जब तक टेस्ट डेटा नहीं आता वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो जैसे ही उसको ट्रेनिंग टेस्ट डेटा मिलता है वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है. अब इसमें फ़ायदा क्या है कि ये ट्रेनिंग में लेस टाइम लेता है. क्यों? क्योंकि जैसे ही डेटा आया इसने उस डेटा के ऊपर खुद को ट्रेन कर लिया. लेकिन प्रिडिक्शन में ये ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि जैसे ही इसको टेस्टिंग डेटा मिला प्रिडिक्शन के लिए इसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, तो ये प्रिडिक्शन में ज़्यादा टाइम ले रहा है. ईगर लर्नर में क्या होता है, हम उसको जैसे ही डेटा देते हैं वो खुद को ट्रेन कर लेता है उस डेटा के ऊपर, इसलिए ट्रेनिंग में ये ज़्यादा टाइम लेता है. लेकिन जब वो ट्रेंड होता है और जैसे ही हम उसको टेस्ट इमेज देते हैं तो वो फ़ौरन से उसका रिस्पॉन्स, उसका
प्रिडिक्शन, उसका रिजल्ट हमें दिखा देता है। तो ईगर लर्नर में हमारे पास ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन प्रिडिक्शन टाइम जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज स्पोर्ट वेक्टर मशीन, SVM। इन मशीन लर्निंग स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स आर सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स। ये मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन अभी हम इसके ऊपर जस्ट आमीन कर लेते हैं कि हमारे पास मशीन लर्निंग में 3 तरह की लर्निंग्स होती हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास इनपुट डेटा के अगेंस्ट लेबल मौजूद होती हैं कि कौन कौन सी क्लास, कौन कौन सा डेटा किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो अनसुपरवाइज्ड और इन रीइंफोर्समेंट को हम बाद में कभी देख लेंगे। तो SVM जो है ये सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है, जिसमें दैट एनालाइज डेटा यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। An SVM model is a representation of example as a points in space mapped on so that the examples of the separate categories are divided by a clear gap that is as wide as possible. अब इसमें हमारे पास डेटा जो होता है वो 2D प्लेन के ऊपर होता है, XY एक्सिस के ऊपर होता है। अगर नहीं होता तो हम उसको मैप करवाते हैं XY एक्सिस के ऊपर। तो जब वो मैप हो जाता है तो हम उनके दरमियान में एक बाउंड्री ड्रा करवाते हैं जो कि सेपरेट कर रही होती है कि बाउंड्री से लेफ्ट साइड पे अलग क्लास है, बाउंड्री की राइट साइड पे अलग क्लास है। New examples are then mapped into that same space and predicted to belong to a category based on the side of the gap on which they fall. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से, इस इमेज को अगर हम देख लें तो इसमें ब्लू क्लास जो है वो एक क्लास है, रेड क्लास सेकंड क्लास है। तो इनके दरमियान में हमने कोई भी बाउंड्री ड्रॉ करनी है जो कि सेपरेट कर रही होगी ब्लू क्लास को रेड क्लास से। अब उस बाउंड्री की लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ें होंगी, जो भी पॉइंट्स होंगे, वो ब्लू क्लास से को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ब्लू क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे। और इस बाउंड्री की राइट साइड पे जो भी पॉइंट्स हैं वो रेड क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमने ये गिवन डेटा होता है, उसके दरमियान में हमने क्या करना है, बाउंड्री ड्रॉ करनी है। सो in addition to perform linear classification, SVMs can efficiently perform on a non-linear classification using what is called a kernel trick. अब linear classification ये है कि हमारे पास 2D स्पेस में डेटा है और हमने उसको linearly क्लासीफाई करना है। लेकिन अगर हमारे पास मिक्स्ड डेटा पड़ा है तो हम उसको नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं यूजिंग SVM, लेकिन इस कोर्स में हम नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, ये थ्योरी आप थोड़ी पढ़ लीजिएगा। सपोज हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, और हर डेटा जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोरिस्पॉन्डिंग पिक्सल वैल्यूज के ऊपर पड़ा है। लाइक दिस particular point is on 1 1 1 x 1 y, this particular point is on 2 1, this is on 2 minus 1, this is on 1 minus 1. Similarly 4 0 5 1 6 0 5 minus 1। तो ये पॉइंट्स अपने अपने पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर अपनी अपनी पर्टिकुलर पिक्सल वैल्यूज या फिर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पड़े हैं। अब इसको हमने SVM के थ्रू क्लासीफाई करना है। हमने बाउंड्री ड्रॉ करनी है जिससे हमें पता चले कि बाउंड्री की लेफ्ट साइड पे जो भी डेटा है वो एक क्लास से बिलोंग कर रहा है, बाउंड्री की राइट साइड पे जो डेटा है वो दूसरी क्लास से बिलोंग कर रहा है। अब इसमें इस तरह से हम बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, बट विच वन इज एफिशिएंट, जो कि एफिशिएंटली हमारे जो डेटा है उसको एफिशिएंटली क्लासीफाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास ये जो दरमियान में 2 और 4 के दरमियान में जो पिक्सल है ये 4 है, सॉरी 3 है। तो हमने इसके ऊपर अगर सीधी लाइन ड्रॉ कर दी तो दैट मीन्स वो हमारी एफिशिएंट लाइन होगी, क्योंकि उसके जो डिस्टेंस है फीचर 4 की तरफ और फीचर 2 की तरफ वो सेम होगा। तो हमने कोई भी ऐसी बाउंड्री ड्रॉ करनी होती है जिसमें हमारे पास कन्फ्यूजन ना आए कि नेक्स्ट पिक्सल अगर इन्हीं स्पेस में आता है तो वो किस में जाएगा, ठीक है। तो हमने एफिशिएंट बाउंड्री ड्रॉ करनी होती है। सपोज हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, तो हम सबसे पहले अपने वो चेक करते हैं जो कि बाउंड्री पे हमारे पास पिक्सल्स हैं, जो भी पॉइंट्स बाउंड्री के ऊपर हैं। तो अब बाउंड्री के ऊपर हमारे पॉइंट्स हैं ये वाला
जो 2 और -1 पे है, 2 + 1 पे है और 4 और 0 पे है। ये हमारे पास बाउंड्री पिक्सेल्स हैं। हम अगर इनको क्लासीफाई कर लें, एफिशिएंटली क्लासीफाई कर लें, इनके दरमियान में एफिशिएंटली बाउंड्री ड्रॉ कर लें, तो हम अपना क्लासीफायर जो है वो एफिशिएंटली ट्रेन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को हम कह रहे हैं ये S1 है, S2 है और S3 है। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने देख लिए। S1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, S2 के में हमारे पास 2 - 1 है और S3 हमारे पास 4 0 है। हमने ये तीन पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, जिनके दरमियान में हमारी बाउंड्री आनी है। अब हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ऑगमेंट करते हैं, किससे, बायस वैल्यू से, और बायस वैल्यू हमारे पास 1 होगी हमेशा। ठीक है, तो ये 2x1 था, अब ये 3x1 बन गया। जो लास्ट कॉलम था उसमें हमने सॉरी लास्ट रो जो थी उसमें हमने 1 ऐड करवा दिया, 1 ऑगमेंट करवा दिया। तो S1 हमारे पास क्या बन गया, 2 1 1, S2 हमारे पास 2 - 1 1, S3 हमारे पास 4 0 और 1। तो 1 हमने ऑगमेंट करवा दिया अपने ओरिजिनल पॉइंट्स में। अब हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं, α1, α2, α3। तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरी नेगेटिव क्लास है, जो ब्लू वाली है वो नेगेटिव क्लास है, जो रेड वाली है वो हमारी पॉजिटिव क्लास है। ठीक है, तो हमने क्या किया, α1 S1, α2 S2, α3 S3 इज इक्वल टू -1, और इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे S1 के साथ। फिर सेम α1 S1, α2 S2, α3 S3 इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये दोनों -1 क्लास में है तो मैंने इसको दोनों को -1 के इक्वल किया है। दूसरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे S2 के साथ, और सिमिलरली हमारे पास S3 आ जाएगा, α1 S1, α2 S2, α3 S3, ये हमारी पॉजिटिव क्लास है तो इज इक्वल टू +1 आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे S3 के साथ। तो ये मेरे पास तीन लीनियर इक्वेशन बन गई। जब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की तो वो इस तरह से वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें करना क्या है, हम कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1, तो 2 + 1 + 1 6 6 अल्फा प्लस 2 + 2 4 -1 + 1 कैंसिल हो गया, 4 अल्फा 2, और यहाँ पे आ गया 8 0 1 9, तो 6 अल्फा 1 + 4 अल्फा 2 + 9 अल्फा 3 इज इक्वल टू -1। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 अल्फा 1 + 6 अल्फा 2 + 9 अल्फा 3 इज इक्वल टू -1। जब हम थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 9 अल्फा 1 + 9 अल्फा 2 + 17 अल्फा 3 इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई। अब हमने तीनों को इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यूज आ जाएं। हमने इनको सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों हो गए -3.25, और अल्फा 3 हमारे पास आ गया 3.5। ठीक है, उसके बाद फिर हमने वेट्स कैलकुलेट करने हैं। वेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है फार्मूला W इज टू समीशन ऑफ अल्फा आई मल्टीप्लाई बाई एस आई, जो भी हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग पिक्सल होगा। S1 ये है, S2 ये है, S3 ये है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के हमारे पास वैल्यूज गिवन है। तो हमने क्या करना है, वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट हमारे पास अल्फा 1, और यहाँ पे आएगा S1 अल्फा 2 S2 अल्फा 3 S3। तो अल्फा 1 की वैल्यू है -3.25, और S1 की वैल्यू है 211 प्लस -3.25 S1 -1 सॉरी S2, और यहाँ पे आ गया अल्फा 3 की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई बाई 401। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 - 3। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आता है 10 - 3। अब ये जो आंसर आ रहा है 10 और -3,
ये हमें बता रहा है कि हमारी जो हाइपर प्लेन होगी जिसको हमने ड्रा करना है दोनों क्लासेस के दरमियान में, वो किस तरह की होगी। 1 0 जो इसमें आ रहा है वो हमें बता रहा है कि ये किस डायरेक्शन में होगी, और बी हमें बता रहा है कि ये किस पॉइंट पे होगी। ठीक है, जब हमारे पास 1 0 आ जाता है जिसमें y हमारे पास 0 है और x 1 है, तो हमने x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करनी है। दैट मीन्स हमारे पास लाइन जो है वो परपेंडिकुलर आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है इस तरह से हमारे पास लाइन ड्रॉ होगी जब आंसर हमारे पास 1 0 आएगा। ठीक है, जब 1 0 आएगा तो हमारे पास लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी, और जब 0 1 अगर आ जाता तो हमारे पास लाइन इस तरह से ड्रॉ होती हॉरिजॉन्टल में। 0 1 आता तो हॉरिजॉन्टल, 1 0 आया तो हमारे पास वर्टिकल में, परपेंडिकुलर में, जो भी आप कह लें इसको। तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगी वर्टिकल में, और 0 1 के केस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। 1 0 के केस में वर्टिकल क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास 0 जो है y जो है वो कंसिस्टेंट है, तो y हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी 0 पे। तो यहाँ पे हमारे पास जब 0 1 आएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। और b इज इक्वल टू -3 हमें बता रहा है कि पॉजिटिव वाली साइड पे हमारी लाइन आएगी। जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम पॉजिटिव पे उसको ड्रॉ करेंगे, जब पॉजिटिव लाइन वैल्यू आएगी तो हम उसको नेगेटिव पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास आउटपुट आई 1 0, ये हमें बता रही है कि हमारे पास वर्टिकल लाइन है, और -3 बता रहा है कि x के ऊपर 3 का इंक्रीमेंट दे के लाइन ड्रॉ करनी है। सिमिलरली अगर 0 1 और -3 होता तो हम कहते कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी और y के ऊपर +3 का इंक्रीमेंट दे के हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमने 1 0 हमें बता रहा है कि ये वर्टिकल लाइन है, और b हमें बता रहा है कि ये 3 के ऊपर ड्रॉ होगी। तो यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो ड्रॉ हो गई। दिस इज आवर लाइन, और ये हमारी बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री से जो भी लेफ्ट साइड पे है वो हमारे ब्लू क्लास या नेगेटिव क्लास को बिलोंग कर रहे होंगे, और राइट साइड पे जो भी चीज़ें हैं वो रेड क्लास या पॉजिटिव क्लास से बिलोंग कर रही होंगी। तो हमने ये बाउंड्री ड्रॉ कर दी दो तरह के जो हैं हमारे डेटा या फीचर्स के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट ये एग्जांपल्स गिवन है, आप इनको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी जो ड्रॉ लाइंस हैं वो किस तरह से होंगी। सिमिलरली दिस इज़ योर डेटा, तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से एक और हमारे पास ये डेटा है, इसके ऊपर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी। इसके बाद हमने जो फिजिकल क्लास है उसमें डिसीजन ट्री पढ़ा था। डिसीजन ट्री बेसिकली क्या होता है, हमारे पास डेटा गिवन होता है जिसमें से कुछ प्रेडिक्टर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एक इसमें टारगेट क्लास होती है। तो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम पिक्सेल्स को या फिर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं गिवन हैं एट्रीब्यूट्स, उनकी बेस के ऊपर अपनी टारगेट क्लास को चूज़ कर सकें। तो हम कोई भी हम कोई भी तो नहीं उठाते, लेकिन कोई भी एट्रीब्यूट उठा लेते हैं जिसका सबसे ज़्यादा गेन आ रहा होता है, तो उसको हम पेरेंट बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है। अब इस केस में इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं रेनी, ओवरकास्ट और सनी। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। हम फिर देखते हैं कि जब रेनी है तो हमारे पास प्ले गोल्फ है, नहीं। रेनी पे नहीं, रेनी पे नहीं, रेनी पे यस। तो रेनी पे तो हम अपनी जो फाइनल टारगेट है, फाइनल लेवल है, उस पर नहीं जा सकते। ओवरकास्ट में हम जा सकते हैं, ओवरकास्ट यस, ओवरकास्ट यस, ओवरकास्ट यस, ओवरकास्ट यस। तो ओवरकास्ट में हम फाइनल डिसीजन पे पहुंच सकते हैं, तो हमने ओवरकास्ट के नीचे फाइनल डिसीजन अपना लिख दिया। इसी तरह से हम रेनी को चेक करेंगे, रेनी सॉरी चेक कर लिया हमने। तो हम सनी को चेक करेंगे, तो सनी यस, सनी यस, सनी नो।
तो हम सनी पे भी अपने फाइनल जो टारगेट वैल्यू है इसके ऊपर नहीं जा रहे। तो इससे आगे हम दोबारा से जो कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करेंगे, वही गेन की बेस पे कि हमारी नेक्स्ट जो क्लास है वो क्या होगी, किसको हेड होना चाहिए। तो उसकी बेस पे फिर हमारा पूरा डिसीजन ट्री बनता है। इसमें मैंने आपको 3 फार्मूलात बताए हैं। एक हमारे पास टोटल सिस्टम का इंफॉर्मेशन गेन होता है, फिर हमारे पास एंट्रोपी आ जाती है, और लास्ट में हमारे पास गेन आ जाता है किसी भी एट्रीब्यूट का, एंट्रोपी होती है किसी भी एट्रीब्यूट की। तो हम उस गेन की बेस के ऊपर सब अपने एट्रीब्यूट्स को रैंक कर लेते हैं। जो भी हाईएस्ट होता है वो हमारा पेरेंट बन जाता है, फिर लोएस्ट वाले जो हैं वो चाइल्ड्स बनते रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल हम हमारी जो सब नोड्स हैं वो डिसीजन के ऊपर ना पहुंच जाए। अगर सब नोड्स डिसीजन के ऊपर पहुंच जाएं, दैट मीन्स हमारा जो डेटा था वो मल्टी क्लास डेटा था। और अगर सब नोड्स डिसीजन के ऊपर ना पहुंचे तो दैट मीन्स हमारा जो डेटा है वो मल्टी लेबल्ड डेटा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्लास में करवा दी थी, और इंशाल्लाह ये लैब में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लैब में भी हम इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपकी जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है सेशनल 1 उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर गूगल क्लासरूम पे, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो क्यूरीज हैं उनको एड्रेस करने करूँ। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।